हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया क्या? अच्छा, अभी एक तो 11th के स्टार्टिंग में तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक मास के बारे में। क्या होता है एटॉमिक मास का डेफिनेशन बोलो। Mass of all protons and neutrons contained in an atom. 11th की स्टार्टिंग में ये एटॉमिक मास का डेफिनेशन बताया था क्या? जो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, तो ये डेफिनेशन थोड़ी बताया था, ये तो 9 10 में बताया जाता है। हर्ष, हर्ष तुम बताओ एटॉमिक मास का क्या डेफिनेशन बताया था? कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में बताया था ना। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो हाँ सर, बेसिकली 1/12। दो टाइप से एटॉमिक मास कैलकुलेट हो सकता है। एक तो तुम्हारा एटॉमिक सॉरी कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, हम जिस तरीके से निकालते थे 9th क्लास में। तो दो तरीकों से निकाल सकते हैं। अब ये फाइंड आउट किया गया कि तुम्हारा जो एटॉमिक मास हम कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं वो तुम्हारा कम आता है कंपेरेटिवली, कंपेयर टू जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, क्योंकि एटम के अंदर जो भी चीज है अगर हम उसका मास कैलकुलेट कर लें, सो दैट विल बी एटॉमिक मास ओनली, राइट? लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। if we calculate mass of these three particles, that will be nothing but atomic mass, है ना? Now atomic mass can also be calculated with respect to 1/12 part of कार्बन 12 का मास। सो दोनों में देखा गया कि कार्बन 12 वाला जो मेथड है उसमें जो मास आया वो कम आया कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास। जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, मैं लिखवा देता हूँ। It is found that atom of every element is slightly lighter in mass than the mass of some of constituent particles. For example, ऑक्सीजन एटम के बारे में हम क्या जानते हैं कि भाई इसके पास 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम उस कार्बन 12 वाले मेथड से देखते हैं। तो मास ऑफ O16 क्या आता है? 15.99 AMU, क्योंकि उसमें हम AMU में निकालते हैं। नाउ मास ऑफ 16 प्रोटॉन्स, सॉरी
8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे हम उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो आता है 16.33 eV। देख रहे हो डिफरेंस? Yes, sir. है ना? दिस इज कॉल्ड मास इफेक्ट। सर इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल मास का आता है, फिर भी उसे गिना जाए? मतलब अब वैसा है, बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, गिनो चाहे मत गिनो। अब मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है तो काउंट करना पड़ेगा, अब नहीं दिया है तो हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके सर। अब बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है? सो ये देखा गया, अब ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है इसके बारे में देखा गया, इसके बारे में स्टडी की गई कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अब ये देखा गया, और व्हाई डू वी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट वी गॉट फ्रॉम 1/12 ऑफ AMU वाला पार्ट जो है कार्बन 12 वाला है, व्हाई इज दैट एक्सेप्टेड? व्हाई this 16.33 mass of proton plus mass of neutron plus mass of electron is not accepted? Because when nucleus is formed from protons and neutrons, when nucleus is formed from protons and neutrons, there is a mass loss, there is a mass loss, and because of that mass loss energy is released, and that released energy is called binding energy. मैं फिर से बता रहा हूं, when protons and neutrons combine to form nucleus, there is a mass loss called mass defect, and energy released is called binding energy. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? मैं लिखवा भी रहा हूँ, Yes, sir. लॉस ऑफ मास की वजह से बेसिकली, और सॉरी लॉस ऑफ मास प्लस जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल है कंपेयर टू पहले जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियर फोर्स वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। तो बिकॉज ऑफ दैट न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स एनर्जी इज गेटिंग रिलीज्ड। व्हेन protons and neutrons combine to form nucleus, there is a mass loss called mass defect, and energy released is called binding energy. BE से लिख रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी को, पर न्यूक्लियन हम लिखते हैं टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन। डेल्टा E is equal to delta m c square। ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी है, ये तुम्हारा मास डिफेक्ट है।
This c is speed of light. सर इसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिलेटेड? क्या क्या? सर हाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटेड इन दिस फॉर्मूला? बेसिकली आइंस्टाइन इक्वेशन जो है, आइंस्टाइन इक्वेशन से रिलेट किया है. जो वहां से जो एनर्जी आ रही है इन टू केसेस, व्हेन मास जो है वो तुम्हारा क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तुम्हारा क्या है, E1 क्या हो गया, m1c² E2 m2c², डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा mc². आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज किया है यहाँ. सर हाँ हाँ बोलो. सर वो जो मास डिफेक्ट में जो लॉस ऑफ मास होता है वो कौन सा पार्टिकल एमिट होता है, कौन सा पार्टिकल रेडिएट होता है? सर कुछ पर्टिकुलर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, वो तो तुम्हारा एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, ओके. पार्टिकल थोड़ी रिलीज हो रहा है. मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है सर. हाँ हाँ, मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके सर. तो यहाँ पे इफ डेल्टा m is 1 AMU, देन एनर्जी जो है वो आती है 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. दिस इज m इज मेगा. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसी तरीके से याद रखना, क्योंकि डेल्टा m AMU की टर्म्स में आएगा. लेट्स से डेल्टा m 5 AMU आया तो 5 इंटू 931.4 हो जाएगा. इस तरीके से ध्यान रखना, तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा. मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ. तो हाँ बोलो. सर हम कौन सी मास को स्टैंडर्ड मानते हैं, एएमयू या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन AMU मास? ना, AMU हमने 11th में वहीं तो पढ़ा है ना. 9 10th में कौन सा वाला पढ़ा है, न्यूक्लियन वाला पढ़ा है ना. फिर हम अपग्रेड हो गए, 11th में हमने क्या पढ़ा, AMU वाला, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है. ओके सर. द एटॉमिक मास ऑफ करो ये कैलकुलेट.
सर इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन मतलब किस सर पे पूछा गया है। 18.9984 तो उसको 19 ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर इसका कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा ना, वो तो इसी तरीके से लेना। ओके सर। करो ना ये ट्राई, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है ना।
काफी सारे लोगों का आंसर आ गया है। चलो हम लोग करते हैं सॉल्व। मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया हुआ है। F19 का क्या मतलब है? 9 तो प्रोटॉन्स है प्लस 10 न्यूट्रॉन्स है, राइट? तो मास हम कैसे निकाल रहे हैं? मास ऑफ न्यूक्लियन 9 इंटू 1.0078 प्लस 10 इंटू 1.0087, राइट? ये कितना आता है? 19.156 EMU, isn't it? यस सर। डेल्टा M जो क्या आएगा? 19.156 माइनस 18.9984 comes out as 0.158। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है, एक 1 के लिए कितना है? 931। तो 931 इंटू 0.158 टोटल एनर्जी हो जाएगा, और उन्होंने बोला पर न्यूक्लियन, तो 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट विल कम आउट एज 7.77 मेगा इलेक्ट्रॉन। बताओ समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है काइनेटिक्स वाला पार्ट। मतलब अब इसमें केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट जो है वो आएगा। तो हमारा टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है? सो यहाँ पे मैं इसका लॉ लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद में, वैसे लॉ में कुछ नहीं है, इजी है। तो इसका लॉ है क्वांटिटी of a radioactive element which disintegrate in unit time is directly proportional to the amount of radioactive elements present at that instant। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो
बोर्ड के लिए लिखना हो तो लिख लेना, बाकी इसका एक ही मतलब है कि रिएक्शन मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, बस वो हमारे काम का है। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस ये हमारे काम का है। ऊपर वाला बोर्ड्स में लिखना हो तो लिख सकते नो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, मैं न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस डिनोट करने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसमें अब रेट को क्या बोलते हैं, तुम्हारा ए जो है वो एक्टिविटी होता है, और एक्टिविटी को हम लिखते हैं डी एन बाई डी टी, जैसे रेट को लिखते थे ना। तो यहाँ पे रेट जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ which is saying a quantity of a radioactive element which disintegrate in unit time is directly proportional to the amount of radioactive element, proportional to the amount। n क्या है, concentration, n नॉट जो है वो इनिशियल concentration है, ये नंबर को ही हम concentration बोलते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह नहीं आता है, ध्यान रखने की बात, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कहाँ से वॉल्यूम वगैरह आएगा। n जो है वो नंबर होता है बेसिकली, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। nt जो है दैट इज कंसंट्रेशन एट टाइम t, दिस इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और एक्टिविटी, एक ही बात है। तो माइनस डी एन, जैसे वहां पे के आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का वो है। लैम्डा को यहाँ पे हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट, बस टर्म्स क्या नाम है वो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड नाम चेंज हो गए, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे आएगा n इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा इज इक्वल टू 2.3 बाई टी लॉग एन नॉट बाई एन टी। टी हाफ क्या होता है, सर ln2/k होता था, तो यहाँ पर k की जगह पे लैम्डा। लैम्डा आ गया बस। लैम्डा हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 0.693 अपॉन टी। ध्यान रखना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन हैं वो टी हाफ दिया हुआ रहेगा, तुम्हें लैम्डा खुद से निकालना रहेगा। इसमें वैसे एक नया टर्म है दैट इज एवरेज लाइफ, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसको इग्नोर करना है, ये बस डेफिनेशन के लिए है एक तरीके से, बट टाउ होता है 1/λ। इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बस, वो भी मेंस में आ सकता है। 0.693 विच इज 1.440, ये ध्यान रखना बस, ये तुम्हारे काम का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना।
यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हम रेडियो एक्टिविटी जो बोल रहे हैं वो तुम्हारा क्या होता है, रेट ही होता है। रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट is the rate of decay, is the rate of decay or number of disintegration, number of dis per second, इसको हम बोलते हैं DPS. This is called disintegration per second, है ना। अभी जैसे हम यूनिट्स की बात करें, तो क्यूरी, Sir, हाँ sir, shouldn't it be the number? Shouldn't it be the amount of disintegration number? मतलब तुम्हारी आवाज जो है वो लैग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। am I audible now, sir? एक बार फिर से बोलना तो। Sir, हाँ I हाँ was बोलो। I was asking कि shouldn't it be the amount of disintegration per second? Why is it written number? तो ना ये जो n जो है यहाँ पे वो नंबर ही होगा, यहाँ पे ये जो n होगा दैट विल बी नंबर ओनली, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो है ना। जब क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आएगा। ये n जो है ना वो अमाउंट जो है वो नहीं होगा, नंबर होगा। ये कॉन्सेंट्रेशन जो है नंबर्स के अकॉर्डिंग है। Okay, sir. जब एक दो क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। तो 1 क्यूरी होता है 7 into 10 raised to power 10 dps. 1 मिली क्यूरी होता है 3.7 into 10 raised to power 7 dps. 1 माइक्रो क्यूरी होता है 10 raised to power 4 dps. 1 रदरफोर्ड होता है 10 raised to power 6 dps. 1 क्यूरी
होता है 3.7 इंटू 10⁴ रद्द। नाउ इसका SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी is proposed as becquerel, साइंटिस्ट है उसी के नाम पे, which is equal to सर वो 1 रदरफोर्ड के नीचे वाली यूनिट का क्या नाम है? एक मिनट which is equal to 1 dps। हाँ बोलो क्या वो? सर वो 1 रदरफोर्ड के नीचे वाली यूनिट लिखी है, उसका क्या नाम है? क्यूरी लिखा हुआ है यार। अच्छा ओके। बेक्वेरियल जो है ना वो इसका 1 dps के बराबर है। 1 बेक्वेरियल 1 dps। तो 1 क्यूरी जो है वो होगा 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरियल। ठीक है, इसके बाद हम कुछ सम्स करते हैं। हाँ बोलो। 1 disintegration per second exactly क्या मीन करता है? What does it exactly mean? dN/dt। नहीं मतलब in quantity हाँ कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है। मतलब जैसे मान लो मेरे पास पहले 6 था, अभी 4 हो गया है। डिफरेंस कितना है? 2 इन यूनिट टाइम। तो 2 इज द डिसइंटीग्रेशन, कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है। ओके सर। तो ये जो dN/dt है, दिस इज अ concentration. This concentration sometimes will be in the number of atoms or number of nuclei, sometimes it could be in mass. तो जिसमें भी दिया हुआ है हमें उसी में लेना है ना, हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें। The activity of radioactive nuclide is 6.023 curie at a certain time t. If its disintegration constant जो है is 3.7 into 10⁴ second inverse। सर ये लैम्डा ही हुआ ना? हाँ लैम्डा ही हुआ। Number of atoms and mass of X
आफ्टर टी सेकेंड्स, ये कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स भी निकालना है फ्रॉम द फॉर्मूला, और उसके बाद उसका मास भी निकालना है। आंसर चैट बॉक्स में लिख देना ना।
एक ही जन का आंसर आया बस अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। ये ठीक, तो 6.023 क्यूरी है, इसका मतलब dn बाई dt जो है वो मेरा है 6.023 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 dps, राइट। इसने पूछा क्या है, हाँ, ये क्या होता है, लैम्डा इंटू एन होता है। 6.023 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू लैम्डा है 3.7 इंटू 10⁻4 इंटू एन। एन यहाँ से कितना आ गया, 6.023 इंटू 10⁻6 एटम्स। ठीक है, मुझे पता है मास ऑफ Na एटम्स कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास विच इज 100 ग्राम। तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻6 एटम्स कितना होगा, 100 अपॉन Na, 100 अपॉन Na इंटू दिस। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10⁻8 3 5 15। बोले समझ में आया कि नहीं है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। A certain radioactive isotope, a certain radioactive isotope decays to
1 mole of is kept in sealed container how much helium gas will accumulate at STP in 200 days? करो ये वाला क्वेश्चन करो, सबका आंसर आना चाहिए ना।
हुआ क्या किसी से? वॉल्यूम चाहिए ना अर्जुन, हमें एटम थोड़ी चाहिए। वी नीड वॉल्यूम है ना। कुछ गड़बड़ कर रहे हो अर्जुन तुम। ऐसे कैसे आंसर आएगा? सर मैं फिर से देख लेता हूँ। देखो 100 दिया है टी हाफ और तुम्हें 200 की टाइम की पूछा है, इसका मतलब सेकेंड हाफ लाइफ दी हुई है तुमको। सर 11.2 लीटर्स। चलो देखते हैं। तो तुम्हारे पास क्या है, एक्स जेड ए कन्वर्टिंग इनटू जेड माइनस टू वाई ए माइनस ए। दो से कम हो रहा है तो एक ही हीलियम जाएगा। और मेरे पास क्या हो रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है मास में। तो 4 क्या होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये 2 टाइम्स जाएगा।
सर 2 अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल। 2 बीटा पार्टिकल, सॉरी। तो ये कितना दिया, 1 मोल ऑफ दिस, हाउ मच हीलियम गैस विल एक्यूमुलेट एट एसटीपी इन 200 डेज। तो हमें देखना है कि कितना यहाँ से ये होगा, रिलीज होगा। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 2x। तो वी नीड टू फाइंड x इन, ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 200 डेज है। देखो 100 डेज, t हाफ कितना है, 100 डेज। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे, ln 2 बाई लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे कितना आया, 0.693 अपॉन 100। सर हाँ बोलो। सर इसमें लैम्डा को अगर आप ln के फॉर्म में ही रखेंगे ना तो बाद में कैंसिलेशन इजी पड़ेगा। वो मेरा आंसर हाँ वही आ मुझे रहा था भी लेकिन वहीं लगा, मेरे को भी ln 2। ठीक है, तो हमें 200 डेज पे निकालना है ना। तो मतलब मेरा सेकेंड हाफ लाइफ t इज इक्वल टू 200 डेज, मतलब सेकेंड हाफ लाइफ है। सेकेंड हाफ लाइफ का क्या मतलब है? 2ln2 बाई सृष्टि तुम लैम्डा। सृष्टि तुम बताओ, व्हाट इज सेकेंड हाफ लाइफ? सर 75%। 75% कंप्लीट, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, 75% कंप्लीटेड। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x नाउ? बोलो, x का वैल्यू क्या होगा? अर्जुन तुम बताओ क्या होगा? डायरेक्ट मुझे वैसे याद नहीं है, मैंने थोड़ा यार सा अलग मेथड लिया था। किसी को भी नहीं पता x क्या होगा? यार क्या कर रहे हो यार? अगर मैं 8th क्लास के बच्चे से पूछना, वो बता देगा अभी। I'm 100% sure if I ask 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, वो बता देगा क्या आएगा। क्या कर रहे हो यार तुम? 2 साल हो गए तुम्हें जे की तैयारी करते हुए, पता नहीं। 75% कंप्लीट हो गया तो x वुड बी 0.75। अब इसमें क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बता ही नहीं रहा है। 1 का 0.75% कंप्लीट हो गया है तो x वुड बी 0.75। नहीं आता क्या तुम्हें इतना सब? इतनी छोटी सी चीज भी नहीं आती क्या तुमको? ये पता है, कॉन्सेप्ट पता है, 75% कंप्लीट हो गया है तो x वुड बी 0.75। जितना इनिशियल अमाउंट था उसका 0.75 जो है वो कंप्लीट हो गया है। पता नहीं क्या करते हो यार तुम लोग। दिस विल बी 1 माइनस 0.75 0.25। दिस विल बी 2 इंटू 0.75 1.5। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, नाउ मोल्स ऑफ helium at T is equal to 200 days कितना होगा, 1.5। what will be the volume now? बोलो। ही जोशी तुम बताओ क्या होगा वॉल्यूम, अब कैसे निकालें? सर सर 22.4 इंटू 1.5। Yes. क्या आ गया, 33.6 लीटर एट एसटीपी।
किसी को डाउट है तो बोलो इस क्वेश्चन में, कुछ समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताओ। सर वो हीलियम वाला जो रिएक्शन है खुद ही करना पड़ेगा ना, बैलेंस अपन हाँ गिवन हाँ, जो दिया तो हुआ है खुद ही पूरा। बैलेंस करना पड़ेगा, सिखाया ना लास्ट क्लास में, ओके देखा नहीं है? ओके सर। ठीक है। अच्छा अभी तुम्हारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा पार्ट और बचा है ना, वो हम संडे को कंप्लीट करेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इन द मीन टाइम जो है जितना पढ़ा दिया है उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। यू कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस सेट 2, जो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बचा है मैं बता देता हूँ क्या क्या बचा है। कार्बन डेटिंग इज लेफ्ट, कार्बन डेटिंग एंड रॉक डेटिंग इज लेफ्ट, तो उसके क्वेश्चंस मत करना, एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके, ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये कर लेना है ना। इनके क्वेश्चंस हम लोग जो है संडे को डिस्कशन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस कर लेना न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। फिर मंडे और 22 डेट कब है, व्हाट इज द डे? अच्छा तुम्हारा थर्सडे को एग्जाम है ना, तो वी हैव 21 एंड 22, अच्छा 2 दिन है हमारे पास। सरफेस केमिस्ट्री तो नहीं होगा 2 दिन में, तो नहीं होगा।